हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हिंदी व्याकरण की, जिसका टॉपिक है वाक्य। तो आज हम वाक्य को समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ओके, तो वाक्य को समझेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस चीज को देख करके हमारे मन में जो कोई विचार आता है, कोई भाव आता है और सामने वाले को आप उसको बताना चाहते हो। जैसे कि पहले आप एक पिक्चर देखोगे, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। वाक्य को हम इस तरह से समझेंगे कि हमें ये पता लग जाए कि वाक्य कैसे कैसे हैं। पूछ लिया जाता है वाक्य क्या होता है, नहीं बता पाते, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज है कि पिक्चर को हमने देखा, इसमें क्या है, खिलाड़ी दौड़ रहा है। अगर इस चीज को मैंने दूसरे को बताना है, इस बात को, तो मैं अपने शब्दों में कैसे बोलूँगा, खिलाड़ी दौड़ रहा है। तो वो क्या बन गया, वाक्य बन गया। मैंने यहां दिखा कि खिलाड़ी, तो अब देखो खिलाड़ी दौड़ रहा है, सामने वाले को बोला, उस समझ गया हमारे भाव को, जो हम कहना चाहते थे उस चीज को समझ गया। अगर इसी चीज को हमने कैसे बोल दिया, रहा है खिलाड़ी दौड़, क्या किया, ये सीक्वेंस नहीं बना, ये वाक्य नहीं बना। हमने पद क्रम पूरी तरह बना देना है जिससे कि सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन ये जो हमने बनाया, इसको ज्यादातर बच्चे न समझ पाए कि रहा है खिलाड़ी दौड़। ठीक है, ऊपर वाला अगर सिंपल बोला खिलाड़ी दौड़ रहा है तो सब लोग समझ गए हमारी बात को। तो वाक्य क्या है कि वो छोटी इकाई है भाषा की जिसके द्वारा हम अपने भाव को, हम अपनी फीलिंग को, अपनी बात को दूसरे के सामने रखना चाहते हैं और वो हमारी बात को बड़ी आसानी से समझ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के थ्रू हम अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं। ओके, तो ये समझ आया कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की डेफिनेशन एक बार समझ लोगे कि वाक्य भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। भाव मतलब अपनी फीलिंग को, जो हम कुछ कहना चाहते हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी वाक्य की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसी तरह से हिंदी में जो वाक्य के अंग हो जाते हैं वो उद्देश्य और विधेय हो जाता है। अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझोगे। जैसे पिक्चर में जो मैंने आपको सेंटेंस बना के दिखाया कि खिलाड़ी दौड़ता है। अब खिलाड़ी में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, इस चीज को देखोगे कि खिलाड़ी क्या है, सब्जेक्ट है, उद्देश्य, और दौड़ता क्या हो गया, उसका विधेय हो गया। ठीक है, तो खिलाड़ी उद्देश्य है, खिलाड़ी क्या था, उद्देश्य है, यानी कर्ता हो गया, और दौड़ता क्या हो गया, ये विधेय हो गया, ये इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है, खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, तो खिलाड़ी क्या हो गया, उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए कि उद्देश्य क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो विधेय हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ आया होगा कि वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ओके, हाँ, तो देखिए डेफिनेशन समझ आ गया आपको, वाक्य का भेद। ठीक है, वाक्य के अंग समझ आ गया। अब देख लेते हैं हम वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, एक रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। सबसे पहले देखोगे आप रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, इतना समझ आया आपको, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आपको। अब इसमें से सरल वाक्य क्या होता है, अब सरल वाक्य के बारे में बताओ। सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, खिलाड़ी दौड़ता है, या सीता खाती है, या लड़कियां खेलती हैं, तो वो क्या है,
वो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही उनकी क्या क्रिया हो रही है। तो एक कर्ता और एक क्रिया सिंपल वाक्य है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरल वाक्य। सब समझ जाएंगे कि सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक ही कर्ता है और एक ही उसकी क्रिया है। ओके, सरल वाक्य समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिसमें आपका कर्ता तो एक होगा लेकिन क्रिया उसकी एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्या समझाए, कर्ता एक होगा और क्रिया एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे अब इसमें कैसे पहचानोगे, इसके जो शब्द होंगे क्या हुआ, किंतु, परंतु और या योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। जो दो क्रिया होंगी, या तो किंतु से जुड़ी है या परंतु से जुड़ी है या फिर और से जुड़ी होगी, और ये योजक चिन्ह उसके बीच में होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत भागा परंतु बस छूट गई। ठीक है, कर्ता क्या है, मैं। ठीक है, वो भागा क्रिया होगी, परंतु बस छूट गई। ठीक है, तो उसकी दो क्रिया होगी, कर्ता एक था, क्रिया दो होगी। ठीक है, दूसरा देखो, रात हुई और तारे खिले। अब इसमें दोनों क्रिया किससे जुड़ी हैं, और से, और यहाँ पर किससे जुड़ी थी, परंतु से। तो संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिसमें उद्देश्य एक होगा, जिसमें कर्ता एक होगा और क्रिया एक से अधिक हो जाएगी, तो वो होगा हमारा संयुक्त वाक्य। समझ आया होगा। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य को कैसे पहचानोगे, सरल समझ में आ गया, संयुक्त समझ में आ गया। अब मिश्र में देखो, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होंगे। पहले में क्या था, सिंपल था, एक कर्ता था, एक क्रिया थी। संयुक्त में एक कर्ता था, एक से अधिक क्रिया थी। लेकिन मिश्र में क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है और एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य है। जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, तो किसको कहा, न कोई 1 2 4 6, एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैं अकेला और सुनने वाले बहुत ज्यादा, तो मैं क्या हो गया, एक प्रधान उपवाक्य, और जो सुनने वाले हैं वो क्या हो गए, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और इसमें जो आपके शब्द होते हैं बीच में जोड़ने वाले, वो होंगे जो, सो, के, ज्यों, जो के। ठीक है, मैंने कहा कि तुम पढ़ो तो पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो के का यूज हो गया। ठीक है, जैसे ही बादल गरजे वैसे ही बारिश होने लगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। तो आपको इतनी चीज समझ आई होंगी कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य भाषा की छोटी इकाई है जिसके द्वारा अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के कितने वेद हैं, वाक्य के एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और जो अभी हमने पढ़ा वो रचना के आधार पर पढ़ा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको इतना समझ आया कि सरल, संयुक्त और मिश्र। भूलना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखोगे, बार बार देखोगे, समझ नहीं आएगा तो। और ये चीज सबसे पहले ध्यान रखोगे कि जो संयुक्त वाक्य होगा वो आपका किंतु, परंतु और या योजक चिन्ह से जुड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 क्रिया ऐसे जुड़ेंगी। और यहाँ पर जो, सो, ज्यों, जो के। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि शोर मत करो। ठीक है, समझ आया होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आई। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बार बार देखोगे तो आपका अच्छे से समझ आएगा। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकती हो। तो आगे देखो कि पहले आपने देख ली रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के थे, और अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य वेद है वो 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार के जो वाक्य वेद होते हैं
उनको हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, लेकिन हम जब ये पढ़ेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। ये देखो, सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य से मतलब क्या होगा? साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है ना। तो विधानवाचक देखो सीधा सा सिंपल, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? चंद्रमा चमकता है, ठीक है। ये नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, चंद्रमा चमकता है, विधानवाचक है, सार्वभौमिक सच है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, विधानवाचक समझ आया, सिंपल। दूसरा देखिए निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब नेगेटिव, नकारात्मकता, जिसमें नहीं का भाव होता है, काम को न करने का भाव होगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? राम नहीं लिखता है, राम नहीं पढ़ता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिसमें नहीं का बोध होगा, वो कौन सा होगा? निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। ये किसके आधार पर है? हमारे अर्थ के आधार पर। तीसरा देखते हैं आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक क्या है? कि हमने किसी को आज्ञा देनी है, किसी को कमांड देनी है, किसी को सजेशन देना है, ठीक है। वो कौन से हो गए? हमारे इम्परेटिव वाक्य। कौन से? इम्परेटिव वाक्य हो गए, और हिंदी में जिनको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि उधर शोर मत कीजिए, और भी बनाओ। ये तो हमने क्या किया? उसको आदेश दे रहे हैं उसको कि उधर शोर मत कीजिए, ठीक है, वार्निंग भी दे रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी हमारी क्या है? आज्ञावाचक में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है। फोर्थ होता है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा? आप प्रश्न पूछ रहे हो किसी से, ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हो, और उसका जो चिन्ह होगा वो ये होगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे आपने एग्जाम्पल देखो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे कपड़े पहने, मतलब आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो कौन से हो गए? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक मतलब एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आपको अचानक से खुशी होती है, अचानक से दुख होता है, अचानक से कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप खुश हो जाते हो, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा था, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। जैसे बसंत का मौसम हुआ जिसमें फूल खिलते हैं, या बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, तो एकदम मुंह से क्या निकलता है? आहा कितना सुंदर दृश्य है। या किसी को हम देखते हैं बड़ा दुख भरी सिचुएशन बनती है, तो कहते हैं आहा बहुत सुनकर दुख हुआ, या खेद प्रकट करना है, तो वो क्या हो गया? आपका विस्मयवाचक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। दुख, खेद, आपका जो भी आएगा वो इसी में आएगा। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। इंडिकेट करना है, ठीक है, किसी को संकेत देना है। तो एग्जाम्पल में आता है आपका कि जब तक शोर कम नहीं होगा पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक शोर कम नहीं होगा तब तक हम पढ़ नहीं सकते। देखा होगा आसपास में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, मशीनों की आवाज़ आती रहती है, हमारा पेपर है, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अरे इतनी आवाज़ हो रही है। तो क्या है ये? संकेत। इसमें संकेत के माध्यम से आपने एग्जाम्पल लिया है कि जब तक शोर कम नहीं होगा पढ़ाई नहीं हो सकती, ये संकेत हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन देखिए, 7th इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। जो 7वां नंबर होगा इच्छावाचक, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है, विलिंग। जैसे ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे, ईश्वर करे आपकी जॉब लग जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने क्या? इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो 7th हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। अब 8 देखते हैं संदेहवाचक, जिसमें डाउट होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? संदेहवाचक। जैसे कि आपने संदेह में बोला शायद वह कल नहीं आएगा, तो ये क्या है? डाउट में है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और ये शायद उसे कल बुखार था, ठीक है, क्लियर नहीं है लेकिन डाउट है, ठीक है। तो आपको अर्थ के आधार पर ये वाक्य भी क्लियर हो गए, रचना के आधार पर वाक्य के अंग, वाक्य की डेफिनेशन, ठीक है, वाक्य क्या कहना चाहता है वो सारी चीजें आप समझ चुके हो, ठीक है। अच्छा, वाक्य में आपके पद क्रम जब सीक्वेंस में लगते हैं तो हम जल्दी से समझ पाते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो वाक्य का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बाद में आप इसको अच्छे से
रीड कर सको। और फिर इसके बाद आपको अगर मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी पीछे मैंने ग्रामर की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं और आपके आगे आने वाले टाइम में भी जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो कवर करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ज़्यादा